व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर और आज की हमारी जो क्लास है वो है सीडीपी की, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें हम आपको पेडागोगी का भी कराएंगे और जो प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस हैं उनको लेकर हम आए हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयरली या सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयरली टेस्ट और क्या कहते हैं प्रीवियस ईयरली प्रैक्टिस सेट जो हैं, मॉक टेस्ट हैं, और जितना ज़्यादा आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे उतना ही अच्छा आप सीटेट में स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम आज आपको कराएंगे बाल विकास का जो प्रैक्टिस सेट है उसे कराएंगे और जो कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाएँ। अगर आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर भी और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये जो आपका एग्ज़ाम है, आपका जून में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अभी आपके पास टाइम भी अच्छा खासा है, 3-4 महीने हैं आपके पास, तो उसमें आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। साथ ही हम आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहे हैं और थ्योरी सेट भी हम आपको कराते हुए चलेंगे। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है जी, बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, यानी कि अगर आपकी क्लास में कोई भी बच्चा है और वो फेल हो रहा है तो इसका तात्पर्य क्या होगा। तो बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, तो सीटेट में याद करना रटना नेगेटिव में आता है, या फिर बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, तो प्राइवेट ट्यूशन लेना भी ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा, या फिर व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब कोई भी बच्चा आपकी क्लास में फेल होता है तो जो आपकी पढ़ाने की जो व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था है, वो फेल हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। जो कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन है वो क्या हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या फिर रटने को प्रोत्साहित करके, या फिर अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित करके। परीक्षा के परिणामों पर केंद्रित करके ये भी आपका नेगेटिव है। अग्र शिक्षण की तकनीकी तो ये भी गलत है, और रटना तो गलत है ही आपका। तो इसका जो आंसर रहेगा, और सीटेट में भी बालक को ही केंद्र में माना गया है, तो ये आपका जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। जो बीजों का अंकुरण है उसकी जो संकल्पना के लिए शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी, कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, या फिर श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, या बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, या विस्तृत व्याख्या करना। तो इसमें सबसे अच्छा क्या रहेगा, जब कोई भी बच्चा खुद स्वयं करके सीखता है तो वो करके सीखना सबसे अच्छा, जो वो ज्ञान है वो उसके घर कर जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो पौधों के जो बीज हैं उन्हें बोएंगे, फिर उनके चरणवार देखेंगे कि वो बच्चा, वो जो पौधा है वो कैसे क्या बढ़ रहा है, उसका अवलोकन करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आएगा आपका कि समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा क्या है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या फिर दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या फिर हाशिए पर स्थित वर्गों के शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि भिन्न भिन्न जगह के आयो जो ज्ञान होता है अलग अलग, उनको समावेशित करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो कौन से प्रश्न जिन्हें वस्तुनिष्ठ श्रेणी में रखा जाता है, तो लघुत्तरी प्रश्न हो जाएंगे, या फिर आपके मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे, या सत्य या असत्य वाले, या निबंधात्मक। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो आपके सत्य या असत्य के होते हैं, जिनका आंसर जो होता है वो करेक्ट ही होता है, एक ही होता है, कोई उसमें आपको दीर्घ स्पष्टीकरण नहीं देना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो इनमें से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी है, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित। तो ये जो केवल आ गया ये आपका नेगेटिव है। फिर है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक
तो जो अच्छे अंक यानी कि उनके जो विकास है उसे बांध दिया है तो ये गलत हो जाएगा। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं तो बार बार तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है कि समय सारणी और बैठने की जो व्यवस्था है उसमें लचीलापन होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के डैश के बारे में चिंतित है। तो वह किसके बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के, या फिर प्रश्नों के प्रकार को लेकर, या विश्वसनीयता को लेकर, या वैधता को लेकर। तो वो हर चीज़ की जांच करना चाहता है, विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं तो उसकी जो चिंतित है वो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए चिंतित है कि कैसे संपूर्ण विषय को वो शामिल करे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि डैश। तो क्या विश्वास है? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि बच्चों को तर्कड़ा करनी चाहिए। फिर है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। नहीं, वो क्या सीखते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, ये सही है कि उनके जो अनुभव हैं और जो प्रत्यक्ष लाभ हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8वें का ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, जिसमें पूछा गया है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित करता है? तो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या फिर किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छी ग्रेड मिलने चाहिए, या फिर विद्यालय बाह्य परीक्षण इकाइयों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होता है, या फिर आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर सही होगा? मुख्य सिद्धांत क्या है? तो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जो बाहर के टीचर होते हैं वो इतना अपने बच्चों को नहीं जानते जितने स्कूल के ही शिक्षक अपने बच्चों की क्षमताओं को जानते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, जिसमें पूछा गया है कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को चाहिए। तो शिक्षक को क्या चाहिए कि सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या फिर अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। तो इसका भी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं, विकास हमेशा रेखीय होता है, या फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती हैं। तो विकास की जो भी प्रक्रिया होती है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये रेखीय नहीं होता है क्योंकि विकास कभी सीधा होता है तो कभी ज़्यादा तो कभी कम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा कि सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11वां के बाद 12वां क्वेश्चन आएगा। 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि है किस में विभाजित किया जाता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक में, या फिर संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक में, या फिर मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक में, या फिर शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा कि मानव विकास का जो क्षेत्र है वो शारीरिक ज्ञान और संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक में विभाजित किया जाता है। तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां हो गया है। 13वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। तो
तो ये किस उपागम पर आधारित है कि अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, या फिर पुनर्वलन के सिद्धांत पर, या फिर अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, या फिर ज्ञान के निर्माण पर। तो जो इसके जो पूर्व ज्ञान है उसे नए ज्ञान से जब जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाता है ज्ञान के निर्माण से। कैसे? ज्ञान के निर्माण से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु के उनके पूर्व ज्ञान से इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वे नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सकें। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन है आपका कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण, तो किसके कारण? सामाजिक दुश्चिंता के कारण, या संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, या फिर अजनबी या वियोग। तो जब बच्चा की जो दादी है जब वो माँ की गोद से लेती है तो जो बच्चा है वो रोता है। क्यों? तो संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या समाज में बड़ों का सम्मान करना, या फिर सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन करना, या फिर सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो समाजीकरण से तात्पर्य है तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन बनाए रखना। आगे हम चलेंगे 15 के बाद 16वां पर, जिसमें दिया गया है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह क्या दर्शाता है? जब ये गायन की प्रक्रिया जब आती है सामने प्रतियोगिता तो केवल लड़कियों को ही वरीयता दी जाती है, लड़कों को नहीं। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये एक तरीके से लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है, यानी कि जो लड़कियां हैं वो गा सकती हैं और लड़के नहीं गा सकते, इस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। आगे हम चलेंगे 16 के बाद आएगा हमारा 17वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो किस पर देते हैं? तो वो सामाजिक पर बल देते हैं। किस पर? सामाजिक पर। ठीक है, आगे चलेंगे हम 17 के बाद 18वां क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। तो वह किससे प्रभावित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या फिर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। विभिन्न यानी कि बहुत सारे। तो ये क्या हो जाएगा? तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 18 के बाद आएगा हमारा 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर है? अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, या फिर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाने पर, या फिर सीखने की तत्परता पर, या सक्रिय भागीदारी पर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 20वां क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो शिक्षक को संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो बैठने की उचित व्यवस्था करना, या फिर शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या फिर विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या फिर विषय वस्तु में प्रवीणता। तो विषय वस्तु में प्रवीणता जो है वो शिक्षक से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 21वां क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? तो धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या फिर व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 के बाद आएगा हमारा 22वां क्वेश्चन।
जिसमें पूछा गया है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए? वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या फिर शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा कि वो पढ़ने के साथ साथ सामाजिक कौशलों को भी सीखते हुए चलें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा 22 का। आगे है 23वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, तो ये नेगेटिव में चाहता है। फिर है कि उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, तो ये भी गलत है। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 24वां, जिसमें पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इंद्रिय गामक ये कितने से कितने तक रहती है? तो ये 0 से 2 वर्ष तक रहती है, और इसके अंतर्गत अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपणता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां, जिसमें पूछा गया है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो पालन पोषण और शिक्षा का, या आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का, या केवल आनुवंशिकता का। तो ये जो मानव का व्यक्तित्व होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों है महत्वपूर्ण? तो शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, या फिर इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिल जाते हैं, या बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो ये किसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो प्रत्येक बच्चा अलग होता है, विशिष्ट होता है, और प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। के बाद आएगा हमारा 27वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? कि प्राकल्पना का परीक्षण करना, यह समस्या के प्रति जागरूक होना, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, या प्राकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि क्या होती है? पहले हमें पता लगाना होता है कि समस्या क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो इनमें से सीखने का क्षेत्र कौन सा है? अनुभवात्मक, या भावनात्मक, या आध्यात्मिक, या व्यवसाय। तो जो भावात्मक है ये आपका जो सीखने का क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 29वां क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, किस बात का संकेत है? कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या फिर बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो सकता है कि संभवतः जो कार्य है वो बार बार हो रहा है। तो डी 29 का हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर से संकेत करती है। तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? तो वो कैसे सीखते हैं ये उन बच्चों की त्रुटियां बताती है। तो फ्रेंड्स, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।